नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नानक दत्ता से विधायक गोपाल सिंह राणा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अगर प्रदेश की राजनीति की हम बात करें, राज्यों के तमाम विषयों की, तो ऐसे में सबसे प्रथम जो है कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, तो 27 को लेकर के किस तरह से विज़न पर काम हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से कांग्रेस जो है सत्ता से दूर है। देखिए, अब जो उत्तराखंड में लग रहा है, पूरे देश में लग रहा है हुँ, कि देखिए महँगाई बढ़ गई है, हुँ, बेरोज़गारी है। आपके जो अभी आपने देखा, देश की राजनीति की बात करूँ, तो सीज़ फायर उन्होंने अचानक कर दिया है, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश है कि आखिर अचानक क्यों जब ऑपरेशन सिंदूर आपने किया था, सेना हमारी पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, आपने अचानक मतलब सीज़ फायर कर दिया और हमारे सैनिकों का अपमान हुआ। अब हमारे भाजपा के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि साहब जो सोफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। इस तरह देश का माहौल ठीक नहीं है। आज नरेंद्र मोदी चुप हैं। क्यों चुप हैं? जवाब देना, देश को जवाब दें, जनता को जवाब दें, विपक्ष को जवाब दें कि आपने किस बात पर आपने सीज फायर किया। आपने डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर कर दिया। तो देश कहीं न कहीं भटक गया है। देश की राजनीति भटक गई हमारे भाजपा की। उन्होंने भावनात्मक मुद्दे को ज़्यादा उजागर किया है, ना कि निर्माण कि भारत का निर्माण, देश का निर्माण कैसे हो, विकास कैसे हो, उस पर ध्यान नहीं दिया। अब सिंदूर घर-घर सिंदूर बाँटने का मामला इन्होंने उठाया, घर-घर सिंदूर बाँटने का विकास होगा। भावनात्मक मुद्दे उठा कर के ये हर बार वोट लेना चाहते हैं। पुलवामा का हमला इन्होंने कराया, पहलगाँव का करा दिया क्योंकि बिहार के चुनाव नज़दीक हैं। तो चाहते हैं कि ब पब्लिक भावनाओं में बहे और हमको वोट दे। तो इनका हमेशा देखिए, प्रदेश की बात करूँ, में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। रोज़ आपके बलात्कार की रिपोर्ट मिल रही है, सुनने में आ रहा है, हर जगह समाचार में आ रहा है कि डेली कहीं न कहीं बलात्कार हो रहे हैं। हमारी बेटियों की इज़्ज़त सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ देश प्रदेश में भी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप विकास कहीं निर्माण का नहीं कहीं नहीं हो रहा है। मैं खटीमा की बात करूँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। खटीमा विकास की वाट जो रहा है। जब मैं विधायक था खटीमा के 10 साल विधायक रहा और पंडित नारायण दत्त तिवारी यहाँ के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने खटीमा के लिए बहुत कुछ किया क्योंकि मैं विधायक था, आशीर्वाद उनका था मेरे ऊपर। तो खटीमा का चौमुखी विकास किया, रोडों का जाल हमने बिछाया, वहाँ पर हॉस्पिटल दिया, वहाँ पर हमने विद्युत गृह, विद्युत सब स्टेशन, वहाँ पर हॉस्पिटल दिए। हमने वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमने डिग्री कॉलेज में सब्जेक्ट बढ़ाए, इंटर कॉलेज खोले, बहुत से सारे ऐसे काम किए जिससे खटीमा का विकास हुआ। मैं समझता हूँ कि जो मैंने 5 साल में या नारायण दत्त तिवारी जी ने, हमारे नेता ने, जो हमारे उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने खटीमा के विकास के लिए बहुत कुछ किया। मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी 10 साल खटीमा के विधायक रहे और अब खटीमा के निवास स्थान उनका खटीमा है और खटीमा के सब लोग ये कहते हैं पुष्कर धामी खटीमा के, लेकिन खटीमा का विकास हो नहीं रहा है। जो उम्मीद थी हमारे मुख्यमंत्री से, वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही। कहीं न कहीं खटीमा बहुत विकास के मामले में बहुत पिछड़ रहा है। तो इस तरह की बातें मैं कहना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कोई, मैं अब नानक का विधायक हूँ, मैं हर बार विधानसभा में शिक्षा के मामले को उठाता हूँ। एक भी इंटर का नहीं बनाए हैं। जंगल में बताना चाहता हूँ, ये गाँव हमारे जंगल नानक सागर डैम के बिल्कुल अंदर है। जंगल और नानक सागर पार करके वो गांव बसा हुआ है। पूरा उसमें कम से कम 10,000 की आबादी है, 3 ग्राम पंचायतें हैं। वहाँ पर एक भी, मैंने कहा कि कम से कम एक इंटर कॉलेज तो आप खोल दीजिए, लेकिन वहाँ एक इंटर कॉलेज नहीं है। बच्चियाँ बेचारी लड़कियाँ वो खटीमा आती पढ़ने के लिए जंगल पार करके, जहाँ बाघ, चीता, भालू, सभी तरह के वहाँ जानवर हैं। उनको कैसे आती हैं, डर के बेचारी आती है। अगर वहाँ पर जंगल झाड़ी बहुत है, तो इस तरह की दशा वहाँ पर है। वहाँ पर कम से कम एक हाई स्कूल इंटर कर दें,
तो लगेगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। रोड के खस्ता हाल है हर जगह। मैं घमंड की बात नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी उस तरह की मैं कहना चाहता हूँ, जो रोडें सन 2002 से लेकर के 7 तक बनी हैं, उन रोडों की ये मरम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात मैं खटीमा के बताना चाहता हूँ। नानक मता का भी यही हाल है। नानक मता में तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, क्योंकि पहले वहाँ पर ना शिक्षा की कोई प्रगति है, ना वहाँ पर हॉस्पिटल अभी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर डॉक्टर नहीं है। मैंने विधानसभा में कई बार उठाया, तो हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं आपके पीछे पीछे डॉक्टर आ रहे हैं, हम देंगे, लेकिन डॉक्टर जाते नहीं हैं नानक मता में, इसलिए वहाँ पर के हॉस्पिटल की भी खस्ता हाल है। मैंने कहा नानक मता एक फेमस बहुत प्रसिद्ध गुरु नानक देव जी की कर्मस्थली है, तो देश विदेश में नाम है नानक मता के। हमारे सिख भाई उसको बहुत मानते हैं। मैंने कहा कम से कम उसको हेमकुंड की तर्ज पर वहाँ पर विकास, उसको धार्मिक पर्यटन बनाए, जिससे कि उस क्षेत्र की प्रगति हो। नानक सागर डैम है, वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वहाँ पर नौकायन हो सकता है, वहाँ पर और तमाम ऐसे हट्स वगैरह कुछ बना के, कुछ वहाँ पर पर्यटक स्थल बना करके वहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को, यहाँ पर जो हमारी भाजपा की सरकार है, वो जो मूलभूत समस्या हैं, जो ज़रूरी हैं, वो भी नहीं देख रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे प्रदेश में जो एक उत्तराखंड इसीलिए तो बना था उत्तराखंड, कि विकास होगा, छोटा प्रदेश होगा, विकास होगा, लेकिन वो चीज़ जो सपना हमारे लोगों ने, बुजुर्गों ने, हमारे आंदोलनकारियों, क्योंकि मैं खुद आंदोलनकारी रहा हूँ, और हमने एक सपना देखा था कि नया उत्तराखंड बनेगा, नया प्रदेश बनेगा तो बढ़िया सुविधाएं मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन फिर उसी पुराने ढर्रे पे हमारा उत्तराखंड आ गया है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पहाड़ से पलायन हो रहा। क्यों हो रहा पहाड़ से पलायन? क्यों पहाड़ से पलायन? सुविधा दे रहे हैं हमारे पड़ोसी हिमाचल, वहाँ भी तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ से क्यों नहीं पलायन हो रहा है? हमारे उत्तराखंड से नौजवान साथी क्यों? रोजगार नहीं है। अगर इसकी योजना बढ़िया बनाए तो हमारे जो गांव खाली हो गए हैं, वहाँ पर बागान बढ़िया, सेब के बाग, आड़ू के बाग, लीची के बाग, और तमाम फल फ्रूट है, नाशपाती है, मौसमी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, संतरे हैं, बहुत ऐसे फल हैं जो बना करके उत्तराखंड की जो पहाड़ की दिशा है उसकी दशा को बहुत कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन इस ओर कतई हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। देखिए, धार्मिक हमारा देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन देवभूमि में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अब 4 धाम यात्रा है उसमें कितनी सुविधाएं हम यात्राओं को जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो परेशान है, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, उनको जाम में फंसना पड़ता है। अब आप चले जाइए पहाड़ में, कहीं भी चले जाओ, जाम की स्थिति आपको मिलेगी। कम से कम जाम की स्थिति ध्यान में दे के चौड़ी रोडें बनाएं, कुछ व्यवस्था ऐसी करें, लेकिन नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो हमारा खनन आजकल देखिए, खनन चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई अंकुश नहीं है। आप जाएंगे, चाहे उधम सिंह नगर में जाएं, आप देखेंगे, चाहे आप नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में जाएं, देखेंगे कि रात दिन बड़ी बड़ी ओवरलोड ट्रालियाँ डंपर जा रहे हैं, कोई अंकुश नहीं है। अधिकारी जो चाह रहा कर रहा है, अधिकारी निरंकुश है। तो ये हालात मैं बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड के बहुत बुरे हाल हैं। आपने जो है फल की बात की, सब्जियों की बात की, और ये कहा कि यहाँ पर जिस तरह से सेब की बागवानी की जाए या अन्य क्षेत्र की बागवानी की जाए तो काफ़ी जो है हद तक जो प्लान हो सकता है। लेकिन इसी को लेकर हॉर्टिकल्चर जो है हब बनाने की बात जो है अभी हाल ही में केंद्रीय जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी कही है कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हॉर्टिकल्चर हब मैं उत्तराखंड को विकसित करना चाहता हूँ। आप कैसे देखते हैं इस दिशा में जब भाजपा की सरकार जो है काम करने की बात कर रही है, तो क्या आने वाले वक्त में इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, फिर कहना चाहता हूँ, इनके जुमलेबाजी तो बहुत होती है, लेकिन धरातल में नहीं उतरती। अगर ये चीज़ धरातल में उतर जाए तो पहाड़ का विकास क्यों नहीं होगा? मैं अब हिमाचल भैया किन्नौर गया, मैं वहाँ देखा कि कोई जगह ऐसी नहीं है, शहर के अंदर भी बाहर भी, कि जहाँ सेब के पेड़ ना हो। और इसलिए वहाँ पर मैंने देखा, जब रास्ते में देखा तो टिड़कों से भरे भरे सेब जा रहे थे। मैंने पूछा लोगों से, बोले कि साहब ये जो हमारी ये क्या है, कैंटर है, कम से कम 11 लाख का ये इसमें सेब जा रहा है।
तो अगर क्या क्यों नहीं हम कर सकते हैं? नाशपाती है हमारे यहाँ, मौसमी है, हमारे यहाँ पर सेब हैं, ये खेती हो सकती है, बागवानी हो सकती है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्यटन की ज़रूरत है, अपार संभावना है हमारे उत्तराखंड में, बहुत संभावनाएँ हैं, उसको विकसित करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर बहुत जगह नैनीताल है, श्यामला ताल है, हमारा भीमताल है, ये तो हैं ही है पर्यटन, इसके साथ और बढ़िया हब बनाएँ, उसका बढ़िया कुछ करें, रहने के लिए यात्रियों की सुविधा दें। अब नैनीताल आप जाएँगे इस समय, वहाँ ठहरने की जगह नहीं मिलेगी, जाम में फँस जाएँगे, आप जा नहीं सकते नैनीताल, बुरा हाल है। तो कैंची धाम जाएँगे, बुरा हाल, आपको घंटों आपको रोड में जाम में फँसना पड़ेगा। तो ये दिक्कतें हैं कहीं न कहीं। तो इस पर सुधार होने की ज़रूरत, सुधार करने की ज़रूरत है। इस पर हमारी सरकार ध्यान, तो हमारा प्रदेश खुशहाल प्रदेश हो सकता है। उस ओर ध्यान नहीं है। मतलब एक हमारा खनन जो है सिस्टमैटिक ढंग से हो, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खनन हो। अब होता क्या है कि बेतरतीब ढंग से खनन हो रहा है, तो गांव बह रहे हैं। जब बरसात होती है तो पूरे ज़मीन धंसती है, कटाव होता है, सैकड़ों एकड़ की भूमि कट जाती है। हमारे यहाँ पर मेरे क्षेत्र तो बिल्कुल इसमें बहुत प्रभावित है। कैलाश नदी, दोहा नदी, 2 नदी ऐसी हैं कि जो बिल्कुल हर साल सैकड़ों एकड़ भूमि कटती है। बेचारे किसान परेशान हैं, कोई ध्यान नहीं। एस्टीमेट पड़े हुए हैं हमारे अधिकारियों ने, 10 करोड़ का, मैं कहता हूँ नानकमता में 10 करोड़ का एस्टीमेट पड़ा हुआ है शासन में, लेकिन उसकी कोई वो नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। तो जिससे किसानों को हमारे लाभ मिल सके, उनके घर बच सके, उनके गाँव बच सके, इस तरह का काम वहाँ करना चाहिए। लाइन आयोग की रिपोर्ट है कि बड़े स्तर पर जो गांव हैं वो खाली हो रहे हैं, और इस पर जो है अगर अभी फ़िलहाल चिंता नहीं की गई तो आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा संकट जो है या बहुत बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने रहेगी। आप कैसे देखते हैं? आप तो सरकार में रहे हैं, शुरुआती तौर पर आप विधायक जब यहाँ बने, आपकी सरकार रही, आपने जो है यहाँ पर काफ़ी नज़दीकी से कामकाज को देखा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे नौजवानों के रोज़गार के लिए पहाड़ में अपार संभावना है। भाई बागवानी है, बागवानी अगर वहाँ करेंगे तो रोज़गार मिलेगा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ब्रेक हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं गोपाल सिंह राणा जी, जो लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सिलसिला आगे फिर बढ़ाते हैं। सर, अगर देखा जाए तो जिस तरह से यात्रा जारी है, गतिमान है चार धाम यात्रा, और ऐसे में कहा जा रहा है कि यात्रा में जो आंकड़ा है तीर्थयात्रियों का वो बढ़ रहा है और व्यापार भी बढ़ रहा है। देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, मैं मानता हूँ कि यात्रा में पहले से, लेकिन फिर भी जो हम श्रद्धालुओं को जो सुविधा देनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम देखते हैं वैष्णो देवी के भी वहाँ जाते हैं, तिरुपति वाला भी जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ कन्याकुमारी में, मैंने घूमा है, मैंने देखा वहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पर हमारे, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम क्या सुविधा दे पा रहे हैं? उनके रहने की सुविधा नहीं है, उनके आने जाने की सुविधा नहीं है, जाम में फंस जाते हैं। और अब पहले ऐसा था कि हम लोग चले, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ठीक है, कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सरकार का ठीक है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पता चले कि कितने श्रद्धालु गए हैं, कौन कौन गए हैं, क्या है, वो ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं हम उनके लिए सुविधा तो दें। लोग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं, वापस चले गए। कितने लोग पिछले साल, बहुत से लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, बेचारों को पता नहीं था, उनको वापस जाना पड़ा। गए थे चार धाम यात्रा के लिए, वापस जाना पड़ा। तो ये हालात मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम हम उन यात्रियों को बढ़िया सुविधा दें, अपनापन समझें। हमारी जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो भी इनको साथ अच्छा व्यवहार करे। भाई हमारे अतिथि हैं, उत्तराखंड तो अतिथि देवो भव की भूमि है, तो कम से कम अपने अतिथियों को बढ़िया उनको, जिससे कि लोग आकर्षित हों हमारे उत्तराखंड की ओर, कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, अपार सौंदर्य है।
लोग आते हैं प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से आते हैं कि भाई पहाड़ है, बहुत बढ़िया अच्छे दृश्य वहाँ को देखने को मिलेंगे। यात्रा तो होगी होगी, लेकिन हम अच्छे पर्यटन भी करेंगे। धार्मिक पर्यटन होगा, वैसे ही पर्यटन होगा। भावनाएं उसको सुधारने की ज़रूरत है। आज मैं देखता हूँ कि प्रशासनिक अमला भी हमारे जो यात्री आते हैं उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता है। उनको कहीं न कहीं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जगह-जगह उनको परेशानी होती है, उनको रोका जाता है, उनसे पूछताछ तो करना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह नहीं कि उनका उनका हाथों-शायद उनका मनोबल गिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भाई आपके अतिथि हैं, उनको बुलाइए, उनको कहिए कि ठीक है जो परेशानी है हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। तब निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रद्धालु है जो बाहर के पूरे देश से विदेश से भी लोग चारधाम के लिए आते हैं, तो उनको सुविधा मिलेगी, आकर्षित होंगे और उनकी सुविधाएँ यही है कि हम जाम में फँस जा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, लंबी-लंबी लाइन लगी पड़ी है। कुछ सुविधा होनी चाहिए कि हम इस लंबी लाइनों को बचाकर कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि हमारे श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कर सकें। सर अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो है कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड के वहाँ पर शामिल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपसी कटाक्ष है वो जो है अभी भी चल रहा है। देखा जाए तो हरीश रावत जी जो है वो लगातार 2016 का जो मामला हुआ था उसको लेकर के बयानबाजी करते हैं और हरक सिंह रावत जी पर आरोप भी लगाते हैं। हरक सिंह रावत उन पर आरोप लगाते हैं। तो आपको नहीं लगता आने वाले 2027 के लिए बड़ा घातक रहेगा अगर इसी तरह से एकजुटता ना दिखाते हुए एक दूसरे पर कटाक्ष रहे, तो इसका तो फायदा कहीं ना कहीं भाजपा लेती हुई नजर आएगी। देखिए, आज हमारा हाईकमान लगा पड़ा है कि सबको किस तरह इकट्ठा किया जाए, किस तरह ये जो थोड़े-थोड़े मतभेद हैं किस तरह दूर किए जाएँ। और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस एकजुट रही और कांग्रेस ने जो आजकल कई अभियान चला रहे हैं, चाहे वो जय हिंद सभा हो, चाहे और तमाम चीज़ें, तमाम योजनाएँ जो चल रही, जो दिल्ली में बैठक अभी हुई है, उसमें चिंतन मंथन हुआ है, उसके अनुसार चला जाएगा। राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, आकर्षित कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस आने वाले 2027 में सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता ऊब चुकी है, संतुष्ट नहीं है, लोगों में आक्रोश है। हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे बढ़ रहे हैं, खनन, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बगैर रिश्वत के आप कोई काम नहीं करा सकते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। बहुत सारे मैंने देखा ना कि हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड हुआ, अब उसमें जाके उसको भी पूरा न्याय नहीं मिला। तो इस तरह का कहीं न कहीं है, लेकिन कांग्रेस ने मैंने कहा कांग्रेस 10 साल मतलब शुरुआत में तो कांग्रेस का ही यहाँ पर सरकार थी, तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छा शासन चल रहा था, बढ़िया हो रहा था, कहीं कोई इस तरह का विवाद, पक्ष और विपक्ष सब मिलके काम कर रहे थे। हम तो ये देख रहे हैं कि इसको बिल्कुल अलग-थलग करके अपना ही गुणगान कर रहे हैं। विपक्ष नहीं, विपक्ष ज़रूरी है भाई, लोकतंत्र में विपक्ष ज़रूरी है। जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक हम लोगों को तानाशाह हो जाएंगे। तो लोकतंत्र में विपक्ष भी ज़रूरी है। ये विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में कांग्रेस लगी पड़ी है और मैं समझता हूँ जो मुद्दे हैं कांग्रेस के वो बहुत अच्छे मुद्दे हम लेके आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2027 में कांग्रेस सरकार बनेगी, ये मैं मानता हूँ। आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार जो है, चाहे वो जय हिंद सभा की बात रही हो, चाहे वो अन्य कार्यक्रम रहे हों, कई मंच ऐसे रहे जिनमें आपसी नेता जो हैं वो कटाक्ष करते नजर आए, साझा नहीं मंच किए, और ये जो है एक संदेश जो है जब पब्लिक के बीच पहुंचता है तो पब्लिक के बीच से भी आवाज़ आती है कि कांग्रेस में आपसी फूट है, और इसका कहीं ना कहीं नतीजा जो है फिर आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर जन कांग्रेस एकजुट नहीं है तो इस तरह के अगर मैसेज आते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में सवाल उठना लाजमी है। नहीं, देखिए कांग्रेस हमारे जो प्रदेश के लीडर हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, कहीं न कहीं ये मैसेज देना पड़ेगा जनता को कि हम एकजुट हैं, हम एक होकर के टीम भावना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक संदेश मैसेज अच्छा जाएगा जनता में, और ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे सारे लीडर देखने को मिल रहा है। मैं भी जाता रहता हूँ प्रदेश के कार्यक्रम में, तो लीडर सब एकजुट हो रहे हैं। आने वाले टाइम में और उनको एकजुट होना पड़ेगा। जो 2027 का टारगेट अगर हम लेके चलेंगे तो सबको एकजुट होकर के एक
जुट होकर के होके तो हम कहीं न कहीं सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। आपने भ्रष्टाचार की बात की कि भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारी बेलगाम है, लेकिन इन तमाम मामलों पर तो सरकार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में हमने देखा कि हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई हुई, इसके बाद थराली में बड़ी कार्रवाई हुई, हाल ही में नैनीताल में भी जो है कार्रवाई जो है देखने को मिली है। तो आप नहीं मानते कि लगातार सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है, अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। एक आध मामले निपटा दिए, दिखा दिया पब्लिक को, जनता को कि साहब हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की कोशिश की है। लेकिन उसी तह तक तो जाएँ, तह तक जाएँ, कम से कम कौन भ्रष्टाचारी, कौन ये कर रहा है। बेचारे छोटे-मोटे अधिकारी, छोटे-मोटे कर्मचारी फँसते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो लोग होते हैं वो तो बच जाते हैं, वो तो निकल जाते हैं। जो छोटी मछली तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन बड़े जो मछली है वो इनकी पकड़ में नहीं आते। वो खाली दिखाने के लिए है कि हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा दिया। लेकिन आप देखेंगे, आप जाइए ऑफ़िस में कहीं भी जाइए, बगैर उसके कोई काम ही नहीं होता है, या होता है आप खुद इससे गुज़रते होंगे। तो कहीं-कहीं मैं कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार चरम पर पे है। मेरे क्षेत्र में कैलाश नदी है, मेरे क्षेत्र में धौला है, डिस्ट्रिक्ट में है। देख रहे हैं, मैंने कई बार कहा, मैंने कहा देखिए रोड में बड़े-बड़े डंपर जाते हैं, जो रोड टूट रही हैं। 10 से कम जो हमारा 100 क्विंटल का हमें वज़न ले जाना चाहिए, 200, 300, 500 क्विंटल ले जा रहे हैं गाड़ी में भर के, तो रोड टूटेगी या बचेगी? तो भ्रष्टाचार के तहत तो हो रहा वो, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, कहीं-कहीं हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं इन्वॉल्व, जिससे वो ट्रैक्टर, ट्राली या डंपर वो निकल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ भ्रष्टाचार इतना है कि इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। हम तो विधानसभा में बोलते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर, अपने क्षेत्र की बात कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, खनन में क्या हो रहा है, सब बताते हैं, लेकिन कुछ नहीं। खैर चलिए, मैं कहना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, इतना ज़रूर है, हाथी के दाँत थोड़ी बहुत कम कार्रवाई कर दी कि हाँ, सरकार कर रही। अब ज़ीरो टॉलरेंस की बात, ज़ीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी हाल ही में हरिद्वार में जो घटना हुई, भाजपा नेत्री का नाम सामने आया, कहा जा रहा था कि उसको पहले से उन्होंने लंबित कर दिया था। इसके साथ-साथ अगर उस घटना को आप देखें तो किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि आप एक विधायक हैं, हरिद्वार में जो घटना हुई है उसने जो है काफ़ी शर्मसार किया है, और उसके बाद कांग्रेस कह रही है कि हम बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। देखिए, सही है। मैं प्रदेश की बात भी कह रहा हूँ, पूरे देश की बात कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं जो एक नारा था हमारा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन आज हमारी बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है। आपने अभी एक मंत्री जी का वो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, रोड में किस तरह का उन्होंने वो प्रदर्शन किया है। हमारे और मंत्रियों ने महिलाओं के बारे में क्या बोला है। तो कहीं न कहीं आज जो हरिद्वार में एक नेत्री, जिन्हें अपनी बेटी को एक दूसरे के हाथ सौंप दिया, बलात्कार किया उसके साथ में, तो ये शर्मनाक है। तो कहीं न कहीं मैं फिर कह रहा हूँ कि देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसको सुरक्षा करने वाला नहीं। आज हमारी बेटियों की आबरू इज्जत खतरे में है, ये सही कह रहा हूँ मैं। अंकिता हांडे तो खुलेआम हुआ, सब देख रहे हैं, सब खुलेआम हो रहा है, कोई है टोकने वाला? पुलिस मौन बनी रहती है, पुलिस कुछ करती नहीं है, एफआईआर तक नहीं लिखती है। तो ये हालात में कहना चाहता हूँ। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जातिगत जनगणना को लेकर के लंबे समय से कांग्रेस कह रही थी होना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के अब सरकार ने फैसला लिया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में ये बात कही कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी, कितना कितना हिस्सा होना चाहिए विकास में हर मामले में। तो अब क्योंकि जब संसद में मामला उठा, हर जगह ये हुआ, तो सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ी और जाति जनगणना होनी चाहिए, तय हो गया। तो इससे कुछ न कुछ जो जितनी हिस्सेदारी उतना उसको हिस्सा मिलेगा, जितनी उनकी भागीदारी है उनको हिस्सा मिलेगा निश्चित तौर पर। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे का दूध, पानी का पानी। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस से विधायक गोपाल सिंह राणा जी को, जिन्होंने तमाम राज्य के सहित देश के कई विषयों पर अपनी राय रखी है। मेरे साल फिलहाल इतना ही। अन्य खबर को देखने के लिए HN24 पर बने रहें। नमस्कार।